हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 16 जून 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,25,953। और जो मेरा प्रॉफिट है अभी तक का 1,96,048 रुपीज़, जो कि 21.08% है। जो एक दिन में प्रॉफिट में चेंज आया है वो 8,826 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, और जो कि 0.79% है। इसके अलावा दोस्तों, मैं क्विकली अभी आप लोगों को अपनी होल्डिंग्स दिखाता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे। इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया है। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कौन सा म्यूचुअल फंड है। पहला म्यूचुअल फंड कोटक इमर्जिंग फंड इक्विटी फंड, और दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इनको इसको दोनों को डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलाउड नहीं था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और मैंने फिर उसकी जगह पे क्वांट मिड कैप फंड ले लिया है। पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इसके अलावा आज संडे है, संडे को मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट जो वीक में आती हैं, अ, एक वीक में जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन सभी को मैं रिव्यू करता हूँ। तो आज वो भी मैं ट्राई करूँगा रिव्यू करने की। उसके अलावा कमेंट पे रिप्लाई भी करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँगा, पार्ट वन पार्ट टू। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू या आपके कमेंट पर इस वीडियो में रिप्लाई ना मिले तो आप इसका दूसरा पार्ट जो अवेलेबल होगा उसको भी देखिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप दोनों पार्ट चेक करो, दोनों पार्ट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सीखने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं दोस्तों। अगला कमेंट है विष्णु का, क्या इंडेक्स फंड में लमसम डालते हुए भी मार्केट डिप का वेट करें, और बाइंग इन डिप इज ओनली फॉर नॉन इंडेक्स फंड। नहीं, अपने म्यूचुअल फंड में क्या है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट रहता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप करो वो अच्छा रहता है, कि मतलब हर वीकली बना लो, मंथली बना लो आप शेड्यूल, कि मंथ में मुझे 10,000 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, या 2,000 रुपये 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने ही करने हैं। वो आप किसी भी डेट को कर सकते, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और डिप जब आता है तो उस टाइम क्या होता है, जो आपके पास सरप्लस पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा आप उस डिप के टाइम थोड़ा ज़्यादा खरीद सकते हैं। अदर देन एस आई पी के अलावा ये पैसा आप और थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं उस टाइम पे डिप पे। नहीं तो आप मार्केट का टाइमिंग करोगे तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो। वो एन जो आपका कुछ लो पे होगा, कुछ हाई एन पे बाई होगा, परचेज होगा, तो वो लॉन्ग टर्म में एवरेज निकल के आ जाएगा उसका, तो एवरेज के हिसाब से वो अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना कि डिप में इन्वेस्टमेंट करो, ना ही लमसम इन्वेस्टमेंट करो। लमसम तब करो जब मार्केट डाउन हो जाए, तब आप थोड़ा थोड़ा लमसम में कर सकते हैं। तो XIRR भाई वो होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक मेथड है जिसको इन्वेस्टमेंट पे कितना आपको रिटर्न मिला उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये जो मेथड है, इसमें ये कंसीडर करता है, जैसे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक बार में इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं कर देते। एसआईपी या वन टाइम लमसम बार बार करते रहते हैं। तो वो टाइमिंग प्लस अमाउंट को कंसीडर करके आपका रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है, कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला है उस पे। अगर आपने जनवरी में किया है कुछ इन्वेस्टमेंट, तो उसका जनवरी से वो कैलकुलेट करेगा। अगर आपने फरवरी में किया है तो फरवरी से वो आपका रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेगा उस इन्वेस्टमेंट का। जैसे 1,000 आपने जनवरी में, 2,000 आपने फरवरी में किए, तो 2,000 पे वो फरवरी से कैलकुलेट करेगा, 1,000 पे वो आपका जनवरी से कैलकुलेट करेगा। एक साल से लॉन्ग टर्म में XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न एक ही लगभग हो जाता है, सेम परसेंटेज हो जाता है। बट शॉर्ट टाइम में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है इसमें। 63 मेरा है, वो XIRR मेरा है, बट वो घटता बढ़ता रहता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा तो आपका XIRR अच्छा रहेगा। XIRR मतलब आप मान के चलो 20 के करीब, 20% आपको मिल जाए लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है। और अभी तो मतलब अभी से इन्वेस्टमेंट अभी तो स्टार्ट किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा XIRR दिखा रहा। मार्केट भी बहुत
डेली के डेली नए रिकॉर्ड्स बना रही हाई के, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये है XIRR अभी। इसका एक फार्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, मैं फार्मूला की लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिंक देख सकते हैं। अगला कमेंट है इंद्रजीत घोष का, रेगुलर प्लान से डायरेक्ट करने का सही टाइम कौन सा है, मार्केट जब अप रहे या जब गिरे तब, प्लीज़ रिप्लाई दादा। तो आप रेगुलर से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मार्केट जब आपकी हाई पे हो, अप हो, तभी आप उसको रिडीम करो, क्योंकि उस टाइम एनएबी अच्छा होगा, हाई एनएबी होगा तो आपको रिडीम अच्छा पैसा रिटर्न में मिलेगा। डाउन जाए तब तो नहीं करना है उसको रिडीम। और डायरेक्ट आपको और स्टार्ट, अगर जैसे मार्केट डाउन भी है तब आप एक डायरेक्ट फंड नया स्टार्ट कर दो, तब तक के लिए जो ऑलरेडी रेगुलर प्लान है उसको डिसकंटिन्यू कर दो। उसको आप इन्वेस्टमेंट नया कुछ मत करो, उसको रहने दो, पैसा पड़ा रहने दो। जब मार्केट अप जाए तो उस टाइम रिडीम कर लो उसको, रेगुलर वाले प्लान को, फिर वो डायरेक्ट प्लान में उसको भी फंड को जो मिले वो भी आप इन्वेस्टमेंट उसी में कर देना। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी सर, तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है सौरभ का, भाई मैंने 5,000 लमसम आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड, 5,000 लमसम क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या मैं वापस इन्हीं फंड में और फंड ऐड कर सकता हूँ या कोई और सजेशन? तो सौरभ जी, आपने सेक्टोरियल फंड लिए हैं। सेक्टोरियल फंड मैं अवॉइड करता हूँ, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं सेक्टोरियल फंड नहीं लेता हूँ। अभी तो अच्छे चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अच्छा चल रहा है, PSU फंड भी अच्छा चल रहा है। बट अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5,000 ऑलरेडी आपने लमसम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको मत करो अब ट्रेडिंग वगैरह कुछ, अभी पड़े रहने दो। अभी ये अच्छे चल रहे हैं, जब रिटर्न अच्छा ना मिले तो आप रिडीम कर लेना उसको। और अगर और नया फंड ऐड करना है तो आप इनमें मत करो, आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, क्वांट का या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, उधर थोड़ा कर दो। फिर वो पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, पूरा इंडेक्स फंड में लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मिड कैप में भी करना पड़ेगा, स्मॉल कैप में भी। तो वो अलग बात है। अदरवाइज सिंपल सोल्यूशन है इसका, फ्लेक्सी कैप आप कोई सा भी ले लो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, वो अच्छा रिटर्न आपको देगा। अगला कमेंट है लाइफलाइन का, क्वांट स्मॉल कैप 2000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 पर मंथ। क्वांट स्मॉल कैप में लास्ट वीक एक्स्ट्रा 50,000 लमसम किया। अभी 6 मंथ्स का पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सही है सर? तो दोस्त, लॉन्ग टर्म के लिए तो सही है, बट आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा ले रखा है एक्सपोजर। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपने 5,000 रुपये SIP में से 4,000 स्मॉल कैप में ही डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं। उसके अलावा आपने 50,000 लमसम एकदम से अभी कर दिया है कॉन्ट स्मॉल कैप में, वो आपको धीरे धीरे करना चाहिए था, 10-10 15-15 हज़ार रुपये उसमें लमसम करते रहते तो ज़्यादा सही रहता वो। बट आपने अगर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप ये कर सकते हो, आप जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपये कर रहे हैं, इसको आप कम करके 1,000 कर सकते हैं। और ये 1,000 जो आपके बचेंगे ये आप कहाँ पे करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप डालो जाके, तो वहाँ पे लार्ज कैप में आपका हो जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। 5,000 में से आपका 1,000 मिड कैप, 1,000 इसमें इंडेक्स फंड लार्ज कैप में चला जाएगा, 3,000 रुपये आपके स्मॉल कैप में बचेंगे। लॉन्ग टाइम के लिए कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें इशू नहीं है, आप इसको ऐसे कंटिन्यू करना। बस उसमें एक आप इंडेक्स फंड ले लो। अगला कमेंट है आपका आशीष का, सर किस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कम से कम एक्सपेंस हो, जीरो द काइट, ग्रो या कोई और, या डायरेक्ट बैंक से इन्वेस्टमेंट करें? बैंक से तो मत इन्वेस्टमेंट करो, बैंक में तो जहाँ तक रेगुलर फंड मिलते हैं। जीरो ध काइट या ग्रो ऐप में किसी में से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इनमें जीरो चार्ज है, एक्सपेंस मतलब प्लेटफॉर्म का जीरो चार्ज लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो तो म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में वो डायरेक्ट फंड होते हैं, उनमें कम एक्सपेंस रेशियो रहता है। और जो आप बैंक से लेने जाओगे वो ज़्यादातर रेगुलर फंड देते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। तो आपको फ़ायदा यहीं पे इन्हीं प्लेटफॉर्म सब पे है, ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे। और आप जब खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना कोई म्यूचुअल फंड में, तो उसमें डायरेक्ट वर्ड जरूर देख लेना। म्यूचुअल फंड के नाम में डायरेक्ट वर्ड आपको मिलेगा, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। अगला कमेंट है स्नीकी बॉय का, प्लीज़ रिव्यू माय एग्रेसिव पोर्टफोलियो, एज इज 23, गोल 1 करोड़ इन 10 ईयर्स, टोटल SIP 16K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4K, कॉन्ट स्मॉल कैप 4K, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप 2K, कॉन्ट मिड कैप 2K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4K। आई वांट टू ऐड एडिशनल 4K इन above, and any suggestion, shall I book my profit now and reinvent later?
तो यार अगर आप ये 20,000 लगभग इन्वेस्टमेंट करते हो मंथली, और रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं 15% मान के चलूँ, तो 10 साल में आपका 1 करोड़ तो नहीं बनेगा, थोड़ा कम बनेगा ये, 60 लाख के करीब बनेगा, 55-60 लाख रुपए बनेगा। तो आपको अगर 1 करोड़ 10 साल में चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका 1 करोड़ बनेगा 10 साल में। अदरवाइज मतलब थोड़ा कम रह जाएगा, जो मैंने अभी 55 से 60 लाख बताया उतना ही लगभग बनेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न 15% मिलता है तो। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर आपने लिखा है, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर लिख दिया है तो आपका वैसे ही मतलब आप इसमें बढ़ा सकते हो स्मॉल कैप में थोड़ा और एक्सपोजर। क्वांट स्मॉल कैप में आप 4,000 जो कर रहे हैं उसकी जगह 6,000 कर दीजिए, तो 2,000 आपके और बचेंगे। 2,000 आप इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, 6,000 उधर भी हो जाएंगे, 6,000 क्वांटिटी स्मॉल कैप में हो जाएंगे। ये आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। ये मतलब मैं सभी को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ, कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज स्मॉल मतलब शॉर्ट टर्म में जब वो मार्केट डाउन जाएगी तो पोर्टफोलियो आपका निगेटिव भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए अगर आप उससे डरने वाले नहीं हैं, वहाँ पे आप अगर पेशेंस रख सकते हैं उस सिचुएशन में, तो आप कर सकते हैं ऐसा। अदरवाइज आप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं। अगला कमेंट है रुखसीद मॉनिटर का, गुड भाई, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड सपोर्ट भाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।